वेलकम बैक। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 10th के एक नए टॉपिक पर चलेंगे और टॉपिक कल के पार्ट का नेक्स्ट पार्ट है विस्थापन अवक्रिया, जिसे हम लोग इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है और ये कैसे वर्क करते हैं, इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का लेवल कैसे होगा, इन सब चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे आज जानेंगे। तो एक्टिविटी 1.9 है, जैसा कि दी हुई है एनसीईआरटी बुक में, और इसमें बताया गया है। हम आपको एक डायग्राम भी दिखा देते हैं और इस डायग्राम लेवल को इंडिकेट भी करते चलेंगे, जिसके लिए हम पेन का यूज़ कर ले रहे हैं। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे डायग्राम, थोड़ा सा ये रेशियो सामने आ रहा है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप लोग ध्यान से देखिए। एक टेस्ट ट्यूब है और टेस्ट ट्यूब को टेस्ट ट्यूब स्टैंड द्वारा कस कर रखा हुआ है और इसमें लोहे की कील को, दो कील एक धागे से बांध दी गई है और बांधकर कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबा दी गई है। धागे से बांधी हुई ये जो कीलें हैं वो कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाई गई हैं और ये ओवरऑल परख नली है और ये स्टैंड इसको बोलते ही है टेस्ट ट्यूब स्टैंड। तो आइए देखते हैं ये एक्टिविटी क्या रही है और इसका रेशियो क्या होगा। लोहे की 3 कील लीजिए, मतलब एक्टिविटी के अकॉर्डिंग से लोहे की 3 कील को हमें लेना है और इन्हें रेगमाल से रगड़कर साफ कीजिए। मतलब उसमें जो कार्बन के अवशिष्ट लगे हैं, जिसको हम लोग जंग बोलते हैं, जंग रेगमाल से रगड़कर उसको साफ करना है। ए तथा बी से चिन्हित की हुई 2 परख नलियाँ लीजिए। ए और बी का नॉमेनक्लेचर लेवल जो है उससे चिन्ह की हुई 2 परख नलियों का यूज़ हमें करना है, यानी कि एक परख नली को ए से और दूसरी परख नली को बी चिन्ह से मेंशन कर देना है। प्रत्येक परख नली में 10 मिलीलीटर कॉपर सल्फेट का विलयन, यानी कि CuSO4 का 10 मिलीलीटर विलयन रखना है दोनों परख नलियों में। 2 कीलों को धागे से बांधकर सावधानी पूर्वक बी के कॉपर सल्फेट के विलयन में लगभग 20 मिनट तक डुबा दें, यानी कि जो साफ की हुई कील है उसे 20 मिनट तक धागे से बांधकर कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाना है। तुलना करने के लिए कील को अलग रखिए, यानी कि कील को अलग अलग रखना है। 20 मिनट पश्चात दोनों कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाल लीजिए, यानी कि 20 मिनट जब हो जाए तो कील को बाहर उस विलयन से निकालना है। आइए आगे देखते हैं। परख नली ए तथा बी में, इसको थोड़ा सा जूम कर दें जिससे आप लोग को दिखाई दे अच्छे से। परख नली ए तथा बी में कॉपर सल्फेट के विलयन के नीले रंग की तीव्रता की तुलना कीजिए, यानी कि जो कॉपर सल्फेट का विलयन है, कील को डालने के बाद कैसा परिवर्तन हुआ है और निकालने के बाद कैसे लेवल का परिवर्तन हुआ है, इसका कंपैरिजन करना है। कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी कीलों के रंग की तुलना बाहर रखी कील से कीजिए, यानी कि डूबी हुई कील किस कलर की दिख रही है और बाहर निकाली गई कील किस कलर की दिख रही है, इसमें कंपैरिजन हम लोग को करना है। तो ये है ओवरऑल सॉल्यूशन और सॉल्यूशन का रेशियो भी है। एक साफ की हुई कील है लोहे की कील और दूसरा कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाली गई लोहे की कील। ये आप देख रहे होंगे, इस कील को मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। ये जो कील है ये भूरे कलर की दिख रही है और ये वाली वाइट कलर की कील दिख रही है। आयरन नेल भी इसे बोलते हैं। और ये दोनों परख नलियाँ हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन परख नली ए को मेंशन किया गया और परख नली बी को, परख नली स्टैंड ये लगा हुआ है। इसमें प्रयोग से पहले और प्रयोग के बाद लोहे की कीलों का परिवर्तन दिखाया गया है। आइए जानते हैं लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो गया। ये सबसे मेन बात है कि लोहे की कील का भूरा रंग कहाँ से आया और क्यों हो गया, तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग मलिन क्यों पड़ गया, यानी कि नीले रंग का मलिन यानी फीका हो जाना। जब वो कील डाली गई थी तो कील भूरे रंग की हो गई और कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग था वो
हल्का सा मलिन हो गया यानी कि कमज़ोर पड़ गया। इसके लिए Fe+Cu ये Fe+Cu बनाएगा। यहाँ पे आयरन Fe सॉलिड स्टेट के हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन में जब आयरन को डाला जाता है, आयरन की कील को डाला जाता है तो FeSO4 आयरन सल्फेट बनता है और कॉपर जो है वो विस्थापित हो जाते हैं। विस्थापन कॉपर का हो रहा है। यह चीज़ हम लोग को रंग में परिवर्तन के आधार पर दिखा था। जब हमने लोहे की कील को CuSO4 के विलयन में डाला था तो जो वो कील थी, साफ की हुई कील, वाइट कलर की कील भूरे कलर में बदल गई और जो विलयन का रंग था वो रंग भी परिवर्तित हो गया। तो दोनों में एक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। यह परिवर्तन ही क्या है? विस्थापन है। तो आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाए जाने पर आयरन सल्फेट बनाते हैं। आयरन सल्फेट का रंग जो होगा वो हल्का सा कम होगा यानी हल्का नीला होगा, बट कॉपर भूरे कलर का होने के चलते वो जो कील है वो भूरे कलर की दिखेगी। यानी कि आयरन की कील पर कॉपर के लेवल आ जाने से, विस्थापित हो जाने से वो कील जो थी वो भूरे रंग की दिखाई पड़ रही है। आइए और एक्सप्लेन देखते हैं हम। इस अपक्रिया में लोहे आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया या हटा दिया। सीधा सा सेंस है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जब आयरन को डाला गया तो उसने क्या कर दिया? कॉपर को विस्थापित कर दिया, कॉपर को हटा दिया। इसी के चलते इसको विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो विस्थापन वह प्रक्रम है, वह गुण है जिसके द्वारा, यहाँ से हम लोग देखेंगे, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट विलयन से विस्थापित कर दिया या हटा दिया, जिसके चलते इसको विस्थापन अपक्रिया कहा गया है। तो सीधा सा सेंस यही है कि एक धातु का या एक तत्व का दूसरे लेवल पर विस्थापित होना, किसी विलयन में डुबाए जाने पर कोई दूसरा प्रेसिपिटेट बन जाना या कोई दूसरा अवयव प्राप्त हो जाना ही विस्थापन अपक्रिया कहलाता है। और इसी से थोड़े से और स्टैंडर्ड क्वालिटी में द्विविस्थापन अपक्रियाएं होती हैं। और द्विविस्थापन अपक्रियाओं में क्या होता है? कोई भी दो पक्ष यानी कि कोई भी यौगिक है, उसका एक सिरा दूसरे सिरे के साथ और दूसरा पोर्शन पहले वाले के साथ विस्थापित होता है। इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे। तो आइए हम लोग रिएक्शन देखते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिंक रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट, यानी कि जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को विस्थापित करेगा और जिंक सल्फेट बनाएगा। जिंक कॉपर सल्फेट से अपक्रिया करके जिंक सल्फेट ZnSO4 बनाता है। बदले में कॉपर क्या हो जाते हैं? विस्थापित हो जाते हैं। अब ये कॉपर जो है विस्थापित हो जाएगा। यहाँ पे विस्थापन किसने किया? तो जिंक ने किया। किसके विलयन में डुबाए जाने पर? कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाए जाने पर। और विस्थापित कौन हुआ? तो कॉपर विस्थापित हुआ। और विलयन किसका तैयार हुआ? तो जिंक सल्फेट का तैयार हुआ। यह चीज, यह कंपोनेंट ही क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए जिम्मेदार है, विस्थापन अपक्रिया के लिए जिम्मेदार माना जाता है। दूसरा है लेड, जिसे हम लोग Pb बोलते हैं। ये लेड का सिंबल Pb है। ये कॉपर क्लोराइड CuCl2 के विलयन में डाले जाने पर, या लेड जो है वो कॉपर क्लोराइड के विलयन में डुबाए जाने पर लेड क्लोराइड बनाता है और कॉपर को कर देता है विस्थापित। ठीक, अलग कलर यूज करके हम यहाँ पे और आप लोग को दिखा देंगे कि ये जो लेवल है कैसे परिवर्तित होगा विस्थापन अपक्रिया का, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल, ये दोनों रिएक्शन जो है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक पूछा जाता है क्या होता है जब जिंक कॉपर सल्फेट से अपक्रिया करती है, तो आप लोग उसका आंसर दोगे कि जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है। ये मैंने जो एरो बनाया है ये एरो विस्थापन होने का चिन्ह है। अगर ये एरो नीचे की तरफ मेंशन हो रहा है तो अपक्रिया प्रेसिपिटेट बनाएगी। प्रेसिपिटेट की हिंदी होती है अवक्षेप। तो अवक्षेप के लिए नीचे के साइड का एरो यूज़ करते हैं और विस्थापित होने के लिए ऊपर के साइड का एरो यूज़ किया जाता है। तो आइए और एक्सप्लेन जानते हैं।
जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसकी स्टडी हम लोग चैप्टर 3 में भी करेंगे रिएक्टिविटी टेबल के अकॉर्डिंग से। रिएक्टिविटी टेबल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसमें ये पता चलेगा कि कौन सा मोर रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है और कौन हाइड्रोजन के सापेक्ष दूसरे को विस्थापित कर सकता है और कौन सा तत्व विस्थापित नहीं कर सकता है। तो आइए देखते हैं, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व हैं, ये मेंशन है। वे कॉपर को उसके यौगिकों से विस्थापित कर देते हैं। तो जो अधिक क्रियाशील होता है वह अपने से कम क्रियाशील तत्वों को, धातुओं को या आयनों को विस्थापित करने की क्षमता रखता है और विस्थापन करने का यह गुणधर्म ही विस्थापन अपक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट है टॉपिक द्विविस्थापन अपक्रिया। सेम जैसा हमने विस्थापन अपक्रिया को पढ़ा वैसे ही लेवल है, लेकिन इसमें दोनों पक्षों का सीधा सीधा स्थानांतरण होगा। आइए देखते हैं एक्टिविटी के माध्यम से। एक्टिविटी में डायग्राम भी होगा और डायग्राम का एनालिसिस भी करेंगे। शायद एनसीईआरटी वालों ने इस डायग्राम को अच्छे से रिप्रेजेंट किया होगा। तो ये है आपका डायग्राम और डायग्राम में 2 टेस्ट ट्यूब ली गई है और टेस्ट ट्यूब में बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड का निर्माण दिखाया गया है। तो आइए एक्टिविटी 1.10 की स्टडी करते हैं और अंडरलाइन भी करते हुए चलेंगे ताकि समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। एक परख नली में 3 मिलीलीटर सोडियम सल्फेट का विलयन लीजिए, यानी कि एक परख नली में हमको क्या करना है, 3 मिलीलीटर का सोडियम सल्फेट Na2SO4 लेना है। एक अन्य परख नली में, जो कि परख नली दूसरी वाली है, उसमें क्या करना है, 3 मिलीलीटर बेरियम क्लोराइड लेना है। एक परख नली में 3 मिलीलीटर Na2SO4 लेना है, लेकिन दूसरी परख नली में 3 मिलीलीटर BaCl2 लेना है, बेरियम क्लोराइड लेना है। दोनों विलयनों को मिला दीजिए। अब दोनों विलयनों को हमें क्या करना है, मिलाना है। आपने क्या देखा, अब देखिए परख नली में दोनों अवयवों को साथ साथ मिलाने हैं। उसके लिए हम लोग चलते हैं डायग्राम पर। डायग्राम में जैसा दिखाया जा रहा है कि बेरियम क्लोराइड युक्त परख नली है, उसमें सोडियम सल्फेट का विलयन रखा हुआ है। दूसरे वाले में दोनों को एक दूसरे में मिलाए जाते हुए ये स्ट्रक्चर आपको मेंशन किया हुआ है। इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ और आप लोग देख लीजिए, ये है परख नली ओवरऑल। और आगे चलते हैं, देखते हैं कि कैसा परिवर्तन होगा। आप देखेंगे कि श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है, यानी कि सफ़ेद रंग का एक पदार्थ बनने लगता है जब इन दोनों को हम मिलाते हैं, जो जल में अविलेय है, जो कि जल में पूरी तरीके से विलीन नहीं है। जो जल में विलय नहीं होता है उसे ही अवक्षेप कहते हैं। अभी मैंने अवक्षेप का डिस्कस ऊपर किया था कि अवक्षेप या प्रेसिपिटेट के लिए नीचे के तरफ का सिंबल या एरो यूज करते हैं। तो अवक्षेप वह होता है जो जल में अविलेय हो। जिस अपक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। तो सीधा सा सेंस यही है कि अवक्षेप बनाने की प्रक्रिया ही अवक्षेपण कही जाती है। यह इक्वेशन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स अस BaSO4 प्लस 2NaCl, यानी कि सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से अपक्रिया करके बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड बनाता है। यहाँ पे ये जो सोडियम है इसको दूसरे कलर से हम मेंशन करेंगे और आप लोग जिससे समझ सको, यहाँ पे ये जो सोडियम है Na2Cl के साथ मिलकर विस्थापित होगा और बना लेगा 2NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड बन जाएंगे। बट बेरियम जो है वो SO4 के साथ मिलकर के BaSO4 बना लेगा। अब देखिए यहाँ पे एक का विस्थापन दूसरे के साथ हुआ है, 2NaCl बना है। दूसरे का विस्थापन पहले वाले के साथ हुआ है, BaSO4 बना है। इस तरीके से दोनों तरफ होने वाला विस्थापन ही क्या कहलाता है, द्विविस्थापन अपक्रिया कही जाती है। तो द्विविस्थापन अपक्रियाएं
वे अपक्रियाएं हैं, यहाँ पे ये है सीधा सा, वे अपक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो उसे द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो आयनों के बीच स्थानांतरण हो या यौगिकों के मध्य होने वाला स्थानांतरण भी द्विविस्थापन अपक्रिया कहा जाता है। तो ये छोटा सा आप सभी के लिए था टॉपिक, और इस टॉपिक को आप लोग बार बार सुने और सुनकर इसका रिवीजन करें, क्योंकि 10th के लेवल पर सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला रिएक्शन विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट या द्विविस्थापन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। और इसी के साथ छोटी सी एक एक्सपेरिमेंट यहाँ भी है, जिसको 1.2 क्रियाकलाप में हम लोगों ने देखा था। आपने लेड सेकेंड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयनों को मिश्रित किया था। अवक्षेप किस रंग का था, यानी कि अवक्षेप किस रंग का बनेगा? क्या आप अवक्षेपित यौगिक का नाम बता सकते हैं? इस अपक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या यह भी द्विविस्थापन अपक्रिया है? तो आप ये एक्सपेरिमेंट होमवर्क के तौर पे रखोगे और इस चीज़ को करके आप कमेंट में हमें सेंड करोगे। तो इसी पर ये टॉपिक या लेक्चर समाप्त करता हूँ। थैंक यू।